हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड जो कि लेटेस्ट बुक है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, क्लास 6 to 8 का यह वाला सेट है। आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर पहले यानी कि हिस्ट्री के टेस्ट पेपर फर्स्ट को देखने वाले हैं। इस बुक में टोटल आप देख लीजिए 52 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 13 करके सेट है। हिस्ट्री और पॉलिटी को हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। आज का यह क्लास हिस्ट्री का क्लास नंबर पहला है, साथ ही पॉलिटी का भी क्लास आपके लिए आ रहा है, उसे भी आप देखिएगा। अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे कह रहे हैं काफ़ी कम, समझिएगा काफ़ी ज़्यादा। समझना आपको बस यही है, क्लास 6 to 8 का जो अभी आप सेट लगा रहे हो इसे तो आप देखिए ही देखिए। 9th-10th का भी जो आपका क्लास आ रहा है ना सोशल साइंस का, उसे भी आप देखिए। आपको पहले से पता है जो आपका क्लास नंबर जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था उसमें आपको ध्यान हो, अगर 6 to 8 में काफ़ी सारा वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार पूछा गया और एक बार नहीं के बराबर पूछा गया। 9th-10th की बात करें, एक बार टीआरई 2 में बस 3 सवाल आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आया था। किसमें? 9th-10th के बारे में बात कर रहे हैं। और सारा सवाल आपका 6 to 8 का जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक है वहीं से पूछा गया था। कहने का मतलब है 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th-10th की कर रहे हैं, 6 to 10th का जो सेट है उसे आपको देखना चाहिए। आगे आप खुद समझदार हैं, सब कुछ अच्छे से आप जानते हैं। बुक हो आसपास के बुक शॉप से ले करके पढ़िए, खुद से पढ़िए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं खुद से पढ़ाई कर पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्लास आपको मिल रहा है। आगे भी क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर पहले के यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चलिए तो बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? देखिए, पाटलिपुत्र एकदम हुआ था, राजगीर बिल्कुल यहाँ भी हुआ था, और कश्मीर में तो हुआ ही था। सभी जगह पर हुआ था ना, तो डी टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला कहाँ पर हुआ था जानते हैं? पहला वाला हुआ था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। दूसरा वाला कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली आपको ध्यान रखना होता है। तीसरा वाला कहाँ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा वाला कहाँ पर? तो कश्मीर में हुआ था। पहले वाले के समय में आपको शासक अजातशत्रु, दूसरे वाले में कालाशोक, तीसरे वाले में अशोक और चौथे वाले में कनिष्क बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बताइए, निम्नलिखित में से किस शासक के कैरक दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? पहला सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में। ध्यान रखना होता है कि नवरत्न नाम से विद्वान रहा करते थे। कौन कौन जानते हैं? तो उस समय में धन्वंतरी थे, कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर नाम था, शंकु था, ये सब ध्यान रखना होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और एक नाम आपको याद रखना होता है अकबर, है ना। अकबर के दरबार में क्या थे पता है? अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। कृष्णदेव राय नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय, इनके दरबार में 8 कवि रहते थे। इन्हें क्या कहा जाता था पूछे तो अष्टदिग्गज। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहा करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। चलिए बताइए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? आप में से जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, क्लास जो 9th-10th वाला जो सेट है ना उसमें इन सब सवाल पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। बताइए, सिराजुद्दौला कौन से युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो यहाँ पर आपको ना ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, पलासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेट क्या था, आपसे डेट पूछा जा सकता है। तो 23 जून था, 1757 को हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में, जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। पलासी में हुआ था, ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, कहाँ पर है पलासी, जगह कहाँ पर है? तो आपको पश्चिम बंगाल बताना होता है। कौन से ज़िले में आपसे पूछा जा सकता है? तो आपको नदिया ज़िला बताना होता है।
नदी कौन सा, किस नदी के तट पर है, तो आपको भागीरथी नदी बताना होता है। इन सबको ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कि नाम अभी बताए, इनके ही नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने लड़ाई किया था। क्लाइव को ही ना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्लाइव के बारे में एक बात और आप ध्यान रख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति का नाम है विलियम पिट करके, ठीक है। विलियम पिट ने क्लाइव के बारे में कहा कि क्लाइव स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो बक्सर का युद्ध आपको ध्यान होगा, जो पहले में दिया गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेज और बंगाल के जो थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन सब का सैनिक एक साथ लड़ा था। किससे, तो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई किया था, ठीक है। और उस वक्त अंग्रेज के लीडर कौन थे, मतलब जो लीड कर रहे थे अंग्रेज के सेना को, मतलब जो सेना के हेड थे, उनका नाम था हेक्टर मुनरो। आपको ध्यान रखना होता है। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, याद है, तो वांडीवाश का हुआ था 1760 में। अंग्रेजी सेना कौन थे, तो सर आयरकूट ही थे यहाँ पे। वांडीवाश की लड़ाई में वहाँ पे जो हेड लीड कर रहे थे उनका नाम था काउंट डी लाली। उन्हीं के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना, फ्रांस के बारे में कह रहे हैं, फ्रांसीसी सेना का जो हेड थे काउंट डी लाली, उनको काफ़ी बुरी तरीके से हराया गया था। किसने हराया था, तो अंग्रेज़ों ने हराया था। अंग्रेज के हेड कौन थे, सर आयरकूट। कब, 1760 में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। देखिए 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर है। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के कहाँ पर है, मतलब मकबरा मतलब दफन स्थान, कहाँ पर दफनाया गया है, किसे, तो वास्को डिगामा को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर, कोच्चि यानी कि केरल बताना होता है। आपको ध्यान रखना होता है कि वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत तक आए थे। कब, 1498 में आए थे। वास्को डिगामा जो पुर्तगाल से निकले थे खोज करने के लिए भारत की, तो क्या डेट था, 8 जुलाई 1497, ठीक है। और उसके अगले वर्ष यानी कि एक साल के बाद कहाँ पर, तो केरल आए थे। केरल में कहाँ पर आए थे, याद है, कोच्चि आए थे, ठीक। किसके साथ आए थे, तो जो राजा थे, जमोरिन नाम था उनका, ठीक है, उनके साथ वो आए थे। सवाल बन सकता है कि इस वक्त तो आए, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आए, इसके 4 वर्षों के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आए। फिर पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा तीसरी बार कब आया है, तो 1524 बताइएगा, ठीक है। कब, 1524 में। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में भारत आया था। और तीसरी बार जब आया था तो उसी वक्त इसकी मृत्यु होती है। डेट क्या था, तो 24 दिसंबर 1524 को वास्को डिगामा की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर दफनाया जाता है फिर, कोच्चि यानी कि केरल में ही। इतना फैक्ट वास्को डिगामा से आप याद रखिएगा, फिर आपका सवाल नहीं छूटेगा। और इम्पोर्टेंट कोई सवाल बनेगा तो आगे हम लोग उसे भी देखेंगे। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आपको बताना होता है। रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना के द्वारा 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी। डेट आपसे पूछा जाएगा अगर, तो 1 जून आपको बताना होता है। 1 जून 2005 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना आपसे अगर पूछेगा तो इधर आपको 2019 में आना पड़ता है, बताना होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब, 2019 में बताना होता है। वित्त आयोग यहाँ पे आप पहला देख रहे हो, तो वित्त आयोग 1951 में बना था। और उसके जो
नीति आयोग मतलब वित्त आयोग बना, ठीक है। नीति आयोग का गठन आप जानते हो 2015 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है गलत है, बताइए। देखिए, रायगढ़ का किला कह रहा है कि महाराष्ट्र सही है, जूनागढ़ का कर्नाटक गलत है, मेहरगढ़ का किला कह रहा है कि राजस्थान सही है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, याद करिए। गुजरात में बताना होता है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको बताना होता है गुजरात में है। एक बात और याद रखिएगा, एक जूनागढ़ किला है जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। ध्यान रखना है, जूनागढ़ किला पूछे राजस्थान में है और एक है आपका गुजरात में, तो यहाँ पे आप गुजरात याद कर सकते हैं। जूनागढ़ का किला कह रहा है तो गुजरात सही जवाब है। बताइएगा 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। बख्शी जगबंधु विद्याधर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1817 में कौन सा, तो पाइक विद्रोह हुआ था। बख्शी जगबंधु विद्याधर सही जवाब हो जाएगा। पाइक विद्रोह कब से, 1817 से। कब तक चला था, 1800 आपको 25 बताना होता है। 1817 से 1825 तक पाइक विद्रोह चला था। कहाँ पर दोस्तों, तो आपको उड़ीसा बताना होता है। कहाँ पर, उड़ीसा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लगान मुक्त भूमि पहले मिला, लेकिन बाद में जो लगान की वृद्धि की गई थी ना उड़ीसा में पाइकों को, इसी वजह से ये चला था, ध्यान रखना होता है। बताइएगा कि रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। तो पहला नवा महीना होता है रमदान या फिर रमजान। इस्लामी कैलेंडर का ध्यान रखना होता है, नवा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानते हैं, ध्यान रखना होता है। रमजान का महीना कभी 29 दिन का हो जाता है और तो कभी 30 दिन का होता है, ध्यान रखना होता है। अगर कहे पूछे यह जो उपवास शब्द है, ध्यान दीजिएगा, उपवास शब्द है ना यहाँ पे, अगर कहे कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो उपवास रखा जाता है, इसे उपवास को अरबी में क्या कहते हैं, क्या बताइएगा, पता है? उपवास शब्द को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? तो कुछ शौम करके कहा जाता है, ठीक है, याद रखना होता है। शौम करके कुछ होता है जो मतलब वर्ड कहा जाता है, ध्यान रखना है। बताइए यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर तीसरा हुनका। हुनका ध्यान रखना है, यहूदियों के हुनका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाइबिल में कह रहा है कितने नियम हैं, बताइए। बाइबिल में नियम हैं कितने? ऑप्शन नंबर आपको तीसरा बताना होता है, 2 नियम होता है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, जो बाइबल का ही अंतिम खंड है। इसी को ईसा मसीह की वाणी कहा गया है, जिसमें कि उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना। नंबर 82 पर आइए। इस्लाम बताइए कौन से ईस्वी में कह रहे कि अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है? 7वीं शताब्दी पहला सही जवाब हो जाएगा। इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम हजरत मोहम्मद साहब आपको बताना होता है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हो कुरान बताना होता है ना। ध्यान दीजिएगा, 1-2 इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। जो 622 ईस्वी के बारे में ध्यान रखिएगा। इस समय में ना पैगंबर के मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है, इसी को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, 622 का याद रखना होता है ईस्वी। इस समय पैगंबर के जो मक्का से मदीना की यात्रा किए थे ना, ठीक है, तो
उसी यात्रा को इस्लाम में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कुछ समय के बाद इस्लाम जो धर्म है दो कहिए कि पंथ में बटा, किसमें? एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। यह भी ध्यान रखिएगा। बताइएगा कि क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बताना होता है। कहाँ पर है दोस्तों? गुवाहाटी में है। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च कहा जाता है, गुवाहाटी में है। 1844 ईस्वी आपको याद रखना होता है। 1844 में गुवाहाटी में स्थित है क्राइस्ट चर्च। इसका निर्माण किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि केरल में एक चर्च है जो काफ़ी फेमस है, सेंट थॉमस साइरो। ये ध्यान दीजिएगा कि सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च कहाँ पर? केरल में है। भारत में सबसे पुराना चर्च यही है, केरल में। ठीक है। कब? तो कहा जाता है कि 52 ईस्वी में सेंट थॉमस के द्वारा इसे बनाया गया था, केरल वाले को। बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ है, कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, पहला हाथी गुम्फा कह रहा है खालवेल से संबंधित, सही है। एहुल कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय, सही है। जूनागढ़ कह रहा है रुद्रदामन, यह भी सही है। सब सही है, आपको बताना होता है। खारवेल के बारे में ध्यान रखिएगा। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख उज्जैन के जो शक शासक रुद्रदामन प्रथम थे उनसे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख पूछेगा तो यही वाला आपको बताना होता है कि था। नंबर आ जाइए 85 पर। कह रहा है कि सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? सारीपुत्र प्रकरण किसकी है? तो बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष। इन्हीं की रचना है। किनकी? अश्वघोष की। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ई टिक करना पड़ेगा। सारीपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो आपको अश्वघोष बताना होता है। अश्वघोष की और कुछ याद है पुस्तक? ललित विस्तार, बुद्ध चरितम और सौंदरानंद, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या? सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? तो कण्व वंश का था। ऑप्शन है ही नहीं। ध्यान रखिए, सुशर्मन मगध पर शासन किए थे, कौन से वंश के थे? कण्व वंश के बताना होता है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली सदी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में माना जाता है कि लगभग 28 BC में। ठीक है। कह रहा है कि कण्व शासक नाम था सुशर्मन। ठीक है, जो दिया हुआ है सुशर्मन। इनको हराया था किसने? तो आपको सातवाहन बताना होता है। सातवाहन शासकों ने सुशर्मन को हराया था 28 BC में, और यही अंतिम शासक थे कण्व वंश के। बताएंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुआ था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र का एक कृत्रिम झील था, ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन प्रथम नाम दिया गया है ना, इनका भी सुन लीजिए। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का फिर से कहिए कि एकदम डेवलप करने का काम किया था। उसे आप हिंदी में जीर्णोद्धार करके कहते हैं। ठीक है। और स्कंदगुप्त यहाँ पर है। इनके समय में भी जो स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त गुप्त शासक के थे। इनके समय में 5वीं सदी ईस्वी में भी सुदर्शन झील का जो आप कहिए कि फिर से मतलब उसको जीवित किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन निर्माण पूछेगा किस शासक के काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राज तरंगनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना किसने किया है? किसने किया है? कल्हन बताइएगा, जौना राजा बताइएगा, श्रीवर आपको बताना होता है। एक है नाम है प्रज्ञा भट्ट और सुक्का, इन सबको आप बता सकते हो। इन लोगों ने राज तरंगिणी शीर्षक से कश्मीर के
इतिहास का अलग अलग खंड कहिए बनाया है, विभाजित किया है, ई टिक करिएगा, सभी का योगदान रहा है इसमें। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट प्रथम बताना होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना होता है यह सवाल आपको। कह रहा है कि इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब का था? पहला द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में था। ध्यान रखना होता है इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब का रहा है? द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में बताना होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो पहला जो है ना, दिख रहा है ना आपको सही से, देखिए पहला सही जवाब हो जाएगा। डेमेट्रियस का शासनकाल पूछा जा सकता है कब से रहा है बताइए? 185 से 165 ईसा पूर्व तक का काल रहा था। ठीक है। भारत का पहला ग्रीक शासक कौन है बताइए, कौन है? तो यही व्यक्ति डेमेट्रियस आपको बताना होता है, भारत का पहला ग्रीक शासक है ये। भारत में स्वर्ण सिक्का का चलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो ग्रीक शासक हैं, या इसे आप यवन शासक भी कहते हो, इन्हीं के द्वारा किया गया था। बताएंगे कि परांतक प्रथम दक्षिण भारत में निम्न में से किस राजवंश का शासक था? कौन? तो परांतक प्रथम कह रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा, चोल। परांतक प्रथम दक्षिण भारत के चोल वंश का एक शासक था। परांतक प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 907 से 955 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। परांतक प्रथम श्रीलंका के विरुद्ध में एक सैन्य अभियान किए थे, यह भी ध्यान रखिएगा। परांतक प्रथम को दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और क्रम में बात करेंगे तो चोल वंश का ये तीसरा शासक था। ठीक है, लेकिन इसका असली संस्थापक कौन? इसी को, परांतक प्रथम को ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा इसे भी। उत्तर मेरूर अभिलेख, ध्यान है ना, उत्तर मेरूर अभिलेख चोल शासक परांतक प्रथम का ही अभिलेख है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। बताएंगे कि कारकेटक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? कौन सा? कारकेटक वंश पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी को टिक करिएगा। ठीक है, कश्मीर पर बताना होता है। कारकोट कहिए, कारकेटक कहिए, ठीक है, कारकोट भी आप कहते हैं। कारकोट वंश कश्मीर क्षेत्र पर शासन करने वाला राजवंश था। कारकोट वंश का संस्थापक शासक कौन है? आपको दुर्लभ वर्धन बताना होता है। ठीक है, दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश के कौन थे? संस्थापक में से थे, संस्थापक थे। जो दुर्लभ वर्धन है, ये जो पुष्पभूति वंश था ना, उसके जो प्रमुख शासक हर्षवर्धन थे, उन्हीं के समय के ये हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। शासनकाल लगभग 1420 से 70 के आसपास तक चला था इनका। और कश्मीर का अकबर पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है? कश्मीर जब सब यहाँ पे आया है नाम, तो बताइए कश्मीर का जो अकबर है किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का क्या? कश्मीर का अकबर। बताइएगा 93 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइए। तो जो उड़ीसा क्षेत्र के गंग वंश के शासक थे अनंत वर्मन चोंडगंग करके, उनके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अनंत वर्मन याद रखिएगा आप, इनके द्वारा करवाया गया था। और इनका 1078 से 1148 तक का इनका क्या रहा था? ये मतलब शासन किए थे। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने? अनंत वर्मन ने करवाया था। ठीक है, 1078 से 1148 तक इनका शासनकाल रहा था।
गंग वंश के बाद में गंग वंश के जो बाद के शासक आए थे, नरसिंह वर्मन नाम आप जानते हो, उन्होंने भी जगन्नाथ मंदिर में कुछ निर्माण करवाया था, यह भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि उड़ीसा क्षेत्र में जो गंग वंश था, यानी कि पूर्वी गंग वंश आप कह सकते हो, उड़ीसा पूर्व में है ना, तो गंग वंश कहिए या फिर पूर्वी गंग वंश के बारे में पूछेगा। अंतिम शासक का नाम बता दीजिए। तो आप ना भानुदेव फोर्थ याद रखिएगा, भानुदेव चतुर्थ आप कह सकते हो रहे थे वे, ठीक है। वैसे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो गंग वंश थे ना वो नॉर्मली थे उड़ीसा साइड के, लेकिन वो लोग ना मतलब आप कहिए कि कर्नाटक साइड के थे। गंग वंश के लोग नॉर्मली मतलब मूल रूप से आप कह सकते हो कर्नाटक वाले एरिया के थे, लेकिन कर्नाटक क्षेत्र से कुछ गंग लोग ना उड़ीसा में भी जाकर बस गए थे, यह ध्यान रखेंगे। बताइएगा कि आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होता है, अकबर ने करवाया था, ठीक है। आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने ना फतेहपुर सिकरी का जो शहर का जो निर्माण है किसके सम्मान में करवाया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो शेख सलीम चिश्ती नाम ध्यान है, उन्हीं के सम्मान में करवाया था। अकबर ने 1571 में, ध्यान रखें 1571 में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी भी बना लिया था, ठीक है। फिर 1585 का समय आता है, 71 के बाद आप 85 पर आ जाइए। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, जो 1 दशक से ज़्यादा समय तक रहा था उसका राजधानी, ठीक है। 1571 में, सुन लीजिए फिर से, फतेहपुर सिकरी को 1571 में राजधानी बनाया। 1585 में किसको बनाया? 1585 में किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था अपनी राजधानी। 95 पर आइए। अल बिरूनी या फिर कहिए अल बरूनी कब भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर 11वीं सदी के पूर्वार्ध में बताना होता है, ठीक है। कब आया था? तो 11वीं सदी के पूर्वार्ध में आपको बताना होता है। बताइएगा कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले के बाद के रूप में कौन सा सही विकल्प है? विजयनगर पर बात करिए। अगर जवाब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक लीजिए, नहीं तो आंसर देख लीजिए आप। पहला संगम, फिर सालुब, फिर तुलुवा, फिर आपको लास्ट में अराविडू बताना होता है। देखिए संगम वंश का शासन कब से कब तक था आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर बताएं? देखिए संगम में आपको बताना होता है कब से, 1336 से कब तक, 1485 तक रहा था। सालुब की बात करेंगे, 1485 में स्टार्ट हुआ था और 1505 तक चला था। फिर आपका तुलुवा है ना, तुलुवा कहिए या फिर तुलुब कहिए, तो तुलुब वंश के शासन का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1505 से 1570 तक रहा था। और आपका लास्ट में है अराविडू, इसका 1570 से लगभग आप कहिए कि 1672 तक शासनकाल रहा था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेकर रख लीजिएगा। कह रहे हैं स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न में से दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करिए। सबसे पहले आएगा पटना में अनुशीलन समिति, फिर पटना युवक संघ, फिर आएगा पाटलिपुत्र युवक संघ, सही जवाब, ठीक है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना हुआ था कब? 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना बात करें तो 1927 में हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र युवक की बात करिएगा 1929 में हुआ था। हो सकता है कि शायद इस सवाल को, इन दोनों को आप पहली बार देख रहे हो या बहुत लोगों को पहले से पता होगा। जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है।
बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही क्या है। पहला कह रहा है क्या, असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। असहयोग आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया। बिल्कुल, बस 20 दिन का समय बचा था उनके एग्ज़ाम में और ये कॉलेज छोड़ दिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। एकदम सही जवाब है। और असहयोग आंदोलन दोस्तों कब चला था? 1920 से 22 तक चला था, आप ये जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपको पहला टिक करना होता है। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था? फारसी और अरबी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पर आइए। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फॉर्मूला किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह आया था ऑप्शन नंबर बी 1944 में। CR फॉर्मूला कब? 1944 में आया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाली जो अड़चन था, समस्या था, उसको दूर करने के उद्देश्य से ये फॉर्मूला लाया था। काफ़ी कुछ इसमें मांग किया गया था। कह रहे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बर्खास्त भूमि आंदोलन संगठित किया गया था? तीसरा सही जवाब 1937-38 में बताना होता है। 1936 का ईस्वी आपको ध्यान है क्या हुआ था? पहले भी बात कर चुके हैं 9th-10th वाले क्लास में। तो 1936 में लखनऊ में हुआ था पहला भारतीय किसान सभा और पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। ध्यान है ना? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा पहले अध्यक्ष, याद रखिएगा। मार्च 1928 की अगर हम लोग बात करें, मार्च 1928 की अगर बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। किस चीज़ की? किसान सभा 28 में। और 36 में अखिल भारतीय किसान सभा, ध्यान रख लीजिएगा। बताइएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, मतलब पैसा वगैरह दिया गया था? स्पेन, ऑप्शन नंबर सी बताना होता है। ठीक है, स्पेन सही जवाब हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से सही जवाब है। बोस्टन टी पार्टी कहाँ? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था, सन्स ऑफ लिबर्टी के द्वारा। कहाँ पर? तो मैसाचुसेट्स में हुआ था, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और ये सब सवाल जो अभी आप देख रहे हो ना 9th-10th वाले सेट में आपको करवाया जा चुका है, ध्यान हो तो। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ किया? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, टर्की के साथ हुआ था। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किसके साथ किया था दोस्तों? टर्की के साथ किया था, बताना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, जॉन के। 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। ये जो फ्लाइंग शटल मशीन है ना, इसके आने के बाद ना कपड़ा बुनने की गति में काफ़ी तेज़ी आई थी, ध्यान रखना होता है। 1765 में यह जो पहला ऑप्शन है, जेम्स हारग्रीव्स, इन्होंने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। सूत के 8 धागे एक साथ काटे जा सकते थे। ठीक है। जो एडमंड कार्टराइट है, इन्होंने क्या किया था? तो कार्टराइट के द्वारा इन्होंने ना कहिए कि शक्ति चालित जो पावरलूम कह सकते हैं, ये बनाया था इसी ने। बताएंगे कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा? तो वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। वेस्टफेलिया की संधि से 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि मतलब ये जो लड़ाई था ना
1618 से लेकर के 30 वर्ष तक, मतलब 1648 तक चला था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, और यूरोप के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध इसे ही कहते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम है ऑरलैंडो। क्या नाम था पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व करने वाले? ऑरलैंडो आपको बताना होता है। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है क्या? नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। गुरुदित्त सिंह ने। यह सवाल पूछा भी गया था टीचर वाले में। गुरुदित्त ऑप्शन में नहीं है, ई को हम लोग टिक करेंगे। हांगकांग में बाबा गुरुदित्त सिंह इस जहाज़ को किराए पर लिए थे। पहले भी बात कर चुके हैं, फिर बताते हैं। टोटल 376 लोग थे इस पे सवार। 340 लोग थे सिख, 24 थे मुसलमान और 12 थे हिंदू। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? चलिए बताइएगा कमेंट करके इस सवाल का जवाब। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? पहला वाला क्लास है इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। यह सारे सवाल 9th 10th वाले सेट में हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आकर के ज़रूर चेक करिएगा। और 110 पर आपको आना है और बताना है। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, विश्वास किया था? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा? तो दूसरा, ऑटो वॉन बिस्मार्क बताना होता है। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जो रक्त और लौह की नीति पर विश्वास करते थे। बिस्मार्क प्रसा के शासक, नाम विलियम प्रथम। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पूछेगा कौन सा था? बताइए, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो प्रसा बताना होता है। कौन सा? प्रसा सही जवाब है। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति स्टार्ट किया था, मतलब युद्ध आप कह सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल होता है प्रैक्टिस सेट नंबर पहले का समाप्त। सवाल आपसे पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। अब है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड। तो इसका क्लास हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको थंबनेल शो करेगा, 2 थंबनेल अभी आएगा। ज़रूर जो भी क्लास को नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। शुरुआत में बता दिया गया था हिस्ट्री पॉलिटी पे पकड़ बनाना हो तो किस तरह से क्या करना है, ठीक है। कुछ कहना होगा आप कमेंट करिएगा। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देंगे।